वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का सबसे पहला पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये है ग्रेड 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्यों इंपॉर्टेंट डिस्कशन है? क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है, क्योंकि अब तो तुमको पता ही है सैंपल पेपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने वाला है, पर जो 1 मार्कर है इन्हीं को कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। उनका बस चला तो वो क्या बोलेंगे, यही 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना के 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। या फिर जो आखिरी वाला सेक्शन है, आखिरी वाला नहीं, जो बीच वाला सेक्शन है, सेक्शन डी, जो केस स्टडी बेस्ड है, तो केस स्टडी अपनी अलग अलग कुछ कुछ दे देंगे, बकवास कर देंगे, पूछेंगे भाई जो उनको पूछना है। तो हो सकता है इनमें से कोई 4 क्वेश्चंस पूछ लें केस स्टडी बेस में। ठीक, तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी है। एंट्रेंस एग्जाम जैसे जो तुम 12th में रहते रहते दोगे, मतलब जैसे कंप्लीट करते आओगे तब दोगे, जिसमें आ गया नीट, आईआईटी और सीयूईटी। उसके बाद कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो तुम स्कूल के 6th क्लास से 7th क्लास से देना स्टार्ट करते हो, जैसे हो गए ओलंपियाड्स, और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी है, और साथ में ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराता है मैग्नेट ब्रेन्स जो तुम ग्रेजुएशन के बाद देते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे हो गए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सेम वही तरीका, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 1 मिनट का समय लेंगे। उस 1 मिनट में क्या करने वाले हम? कुछ नहीं करेंगे। हम 1 मिनट में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोल देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिवीजन ही की है सक्सेस की। याद रखो, जितना रिवाइज करोगे उतने ज्यादा मार्क अचीव करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तुम लोग गलती क्या करते हो, कल पेपर है आज याद करना स्टार्ट करते हो, या कुछ लोग जो और उच्चतम कैटेगरी में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि आज पेपर है, आज ही सुबह उठे या एक रात पहले बैठ के पढ़ना स्टार्ट करते हो। ये जो पैटर्न है ना, उसको चेंज करो। क्यों? पढ़ना रोज रखो, सिर्फ रिवाइज करना है हमको एक एग्जाम के 1 दिन पहले। ठीक है? अब देखो, अब बोलोगे मैम बहुत स्केड्यूल बिजी है, रिवीजन कब करें? तो फिर ये मैंने दूसरा तरीका निकाला कि जब क्वेश्चन पढ़ो अंडरलाइन करो और उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है बोल लो। अगर इनकेस तुम भूल गए हो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम ही है भूलने का। अपन को मेन एग्जाम के दिन में याद रखना है वो चीजें। ठीक है? तो क्या करेंगे, हम बुक खोल के बैठेंगे, उससे रिलेटेड जो जो याद आ रहा है देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, नहीं याद हो रहा तो लिख लिख के याद करेंगे, पॉइंटर्स में याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटल सैक लीड्स टू स्टेरिलिटी। तो समझो बात को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाया किसमें, स्क्रॉटल सैक में, तो होता ये है कि स्टेरिलिटी हो जाती है। अब तुम बोलोगे मैम पर ऐसी सिचुएशन आएगी ही क्यों? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब एम्ब्रियो, सपोज करो वो मेल एम्ब्रियो है या फीटस है, ज्यादा करेक्ट है क्या बोलना, फीटस डेवलप हो रहा है, तो इनिशियल के कुछ महीने में जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर होता है, बाद में स्क्रॉटल सैक बन जाता है। पर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, मतलब जेस्टेशन पीरियड में एक पर्टिकुलर स्टेज में वो जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन होता है, बॉडी से नीचे आके कहाँ आ जाता है, स्क्रॉटल सैक में। हुआ क्लियर? ये होता है नॉर्मल में। अब सपोज करो कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई और उसमें स्क्रॉटल सैक तो है, ठीक है, बट वापस बॉडी के अंदर से जब पूरा डेवलपमेंट हो रहा था, जेस्टेशन पीरियड हो रहा था, तो उसमें जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन नहीं हो पाया। कुछ आ रही है कहानी समझ में? ये कंडीशन कब आएगी मैं ये तब बता रही हूँ कि नॉर्मल में क्या रहता है, नॉर्मल ह्यूमन मेल्स में स्क्रॉटल सैक में ही टेस्टिस होता है, पर वापस एकदम बाय बर्थ से रहता है। पर कैसे? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है या फिर जब फीटस का डेवलपमेंट होता रहता है तब स्क्रॉटम बन जाता है। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद या कुछ महीने के बाद टेस्टिस डेवलप होकर डिसेंड डाउन होती है। सपोज करो ये चीज नहीं हुई तो अब क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होता है कि स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक, अब वो पूछ रहे बताओ क्यों। तो क्यों का आंसर कहां छुपा है, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि स्क्रॉटल सैक होता ही क्यों है। तो बोलोगे मैम स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम का क्या फंक्शन या पर्पस होता है?
सिंस उसकी एपिथेलियम इस तरह से डिजाइन रहती है कि वो हीट का ट्रांसफर अलाउ करती है। सिंस हीट का ट्रांसफर अलाउ करती है तो बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है उससे 1 to 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है स्क्रॉटल सैक लेवल पे, ठीक। और कम टेम्परेचर, बॉडी से 1 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है कौन सी प्रोसेस के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। हुआ क्लियर? तो अब ये जो वाई पूछा है यही उसका आंसर है। देखो समझो बात को, हमें स्क्रॉटम का रीजन या फंक्शन पता है कि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, ठीक। अब उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि सपोज करो स्क्रॉटम सैक में टेस्टिस आ नहीं पाया, ठीक है। तो अब बताओ, तो उसका रिजल्ट हो गया कि स्टेरिलिटी हो गई। क्यों? तो क्यों का मतलब है कि स्क्रॉटल सैक तो है पर सिंस उसमें टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस वो लोकेशन है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर के लिए टेस्टिस को कहां होना चाहिए? स्क्रॉटम में ही होना चाहिए। अब अगर स्क्रॉटम में टेस्टिस नहीं आया तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा या कम होगा या डिफेक्टिव स्पर्म पैदा होंगे तो रिजल्ट ये रहेगा कि वो पर्सन क्या रहेगा? स्टेराइल रहेगा, ठीक। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। हाई टेम्परेचर ऑफ एब्डोमेन किल्स द स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू ऑफ द टेस्टिस सो नो स्पर्म आर फॉर्म। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोथ वैक्सीन एंड कोलोस्ट्रम प्रोवाइड इम्यूनिटी। बहुत सही, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका रीजन इसलिए है, स्टार मार्क करो, क्योंकि आगे जाके तुम चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें तुम इम्यूनिटी पढ़ोगे। इम्यूनिटी के अंदर तुम वैक्सीनेशन पढ़ोगे। थोड़ा सा बता देती हूँ ये क्वेश्चन समझने के लिए कि वैक्सीनेशन क्या, अभी तुम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा होगा, है ना। तो क्या हुआ वैक्सीन बेसिकली होता क्या? तो समझो बात को कि वैक्सीन में जिस पैथोजन के कारण, देखो सपोज करो जिस भी पैथोजन के कारण हम बीमार पड़ रहे थे, ठीक है, तो उसी पैथोजन को पकड़ के उसको या तो मार दिया जाता है, 2-3 कंडीशंस होती है, या तो मार दिया जाता है, या तो हीट किल किया जाता है, या तो एटेन्यूएटेड किया जाता है, ठीक। मतलब अधमरा या तो मरा हुआ पूरा वही पैथोजन उठा के हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो उस कंडीशन में होता है वो पैथोजन जो बीमारी कॉज कर रहा है। अच्छा, पैथोजन को हम क्या बोलेंगे? एक एंटीजन की तरह बॉडी उसको कंसिडर करेगी, ठीक। तो होगा ये कि वो हमें बीमार तो करेगा पर इतना बीमार नहीं कर पाएगा कि उस लेवल तक हम जैसे नॉर्मल में बीमारी के लेवल में एकदम जो एकदम भयंकर वाला बीमार पड़ते वैसा नहीं पड़ेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से सुनो, फिर से मैं क्या बोल रही हूँ वापस रिपीट कर रही हूँ लाइन, ठीक है, थोड़ा होल्ड करो। क्वेश्चन ये पूछा है कि बोथ वैक्सीन एंड कोलोस्ट्रम प्रोड्यूस इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम का तो तुमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, वैक्सीन का मैं बता रही हूँ कि तुम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, वहां इम्यूनिटी के अंदर पढ़ोगे, वहां पे बहुत सारा टाइप का इम्यूनिटी पढ़ोगे। मैं सिर्फ अभी उतना इम्यूनिटी के बारे में बता रही हूँ जितना वैक्सीन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वैक्सीन जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि मरा हुआ पैथोजन। अब तो सबसे पहले ये समझो पैथोजन क्या है। पैथोजन हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो बेसिकली बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक। एक बैक्टीरिया हो सकता है पैथोजन, एक फंगस हो सकता है पैथोजन, ठीक। कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर घुसी और क्या कर रही है? बीमारी कॉज कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन बोलते हैं, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि वैक्सीन में क्या होता है कि उसी पैथोजन को या तो मार के, मतलब मरा हुआ पैथोजन, डेड बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी पैथोजन की, या तो हीट किल या बहुत ज्यादा वीक, उस पैथोजन को इतना ज्यादा वीक कर दिया जाता है और फिर उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बोलोगे मैम इंजेक्ट हो गया तो बीमार नहीं पड़ोगे? पड़ेंगे, पर उस लेवल तक बीमार नहीं पड़ेंगे। वो अपना जो बीमारी वाला एक्शन है उसका थोड़ा मिमिक करता है, मतलब बॉडी में ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि हाँ, बॉडी को एक तरीके से इंटीमेट किया जाता है कि ये जब आता है तो वो बीमारी होती है। बीमारी होती नहीं है पर हाँ थोड़ा सा वीक रहते तो अपनी फुल पोटेंसी पे वो बीमारी फैला नहीं पाता। अब क्या होता है, जैसे ही वैक्सीनेशन लगा तो मरा हुआ जो पैथोजन है या हीट किल या वीकेंड पैथोजन को अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, अंदर माहौल क्रिएट हो गया, पर वो इंसान उतना बीमार नहीं पड़ेगा जितना नॉर्मल में वो जो पैथोजन अटैक करेगा पड़ेगा, ठीक। अब बॉडी की जितनी भी WBC है वो बोलेंगे कोई तो आया भैया बाहर से, और वो बोलेंगे यही आया है ये, पर फिर वो देखेंगे कि अरे ये तो इतना ज्यादा मतलब
डैमेजिंग इफेक्ट के साथ नहीं आए, पर वो क्या करेंगे, सिंस जो पैथोजन है या तो मरा हुआ है, मतलब डेड बॉडी डली हुई है हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन के फॉर्म में, या तो हीट के लिए या तो वीकेंड है, तो वो सिंस अपना इतना मतलब डैमेज नहीं कर पाएगा, तो वो जो ड्यूरेशन है 1 आध महीने का, 2 महीने का, जो भी ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में बॉडी की जितनी भी WBC है सबको बताया जाएगा कि ये क्या है, एक एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है, और उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कौन बात कर रहा है, WBC बात कर रही है, ठीक है। तो WBC ने जैसे ही मरा हुआ पैथोजन या हीट किल पैथोजन या फिर वीकेंड पैथोजन अंदर आया, जिसको हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस बोली, या इसी को वैक्सीन बोलते हैं, अंदर आया, तो बॉडी ने बोला ये अपना तो नहीं है, ये बाहर का है, चलो इसको क्या कंसिडर करते हैं, एंटीजन कंसिडर करते हैं। अब ये बीमारी कॉज कर सकता है, अभी भी बीमार कर रहा है, पर इतना नहीं, बहुत बिल्कुल 10 या 20% का ही शो कर रहा है इन्फेक्शन, ठीक है, पूरा अपना फुल इस पे नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको वीक करके या मार के या डेड बॉडी भेजी है, ठीक है। अब बॉडी की जितनी भी WBC वो बोलेंगे ये तो बाहर का है, ये एंटीजन है, इसको मारने के लिए क्या बनानी पड़ेंगी, एंटीबॉडी बनानी पड़ेंगी। कुछ कहानी समझ में आ रही है, एंटीबॉडी बनानी पड़ेंगी। तो वो जितना भी वैक्सीनेशन का जो टाइम चल रहा है, 1-2 दिन का, 1-2 दिन में तो खैर हमें फीवर आता है तो वो दिखाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन आ गया, बॉडी फाइट बैक कर रही है, पर टाइम के साथ अराउंड 1 या 2 महीने में उसके अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट या फिर उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट क्या डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। वापस एंटीबॉडी डेवलप होना एक दिन का काम नहीं होता, ठीक है, या एक रात का काम नहीं होता, उसके लिए हर अगेन बीमारी टू बीमारी एंटीबॉडी डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो 1 आध महीने के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, अब क्या होगा, जब अगली बार वो जिंदा अच्छा एकदम हट्टा खट्टा पैथोजन एकदम एक्टिव पूरा 100% इन्फेक्शन करवाने वाली कैपेसिटी जिंदा पैथोजन जब नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर आ गया, तो अब क्या होगा, WBC बोलेंगे अरे लास्ट टाइम तो ये आया था इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, पर तब तो ये मरा हुआ था, तब तो या तो फिर ये मरा हुआ था या तो बहुत वीक था या तो हीट किल था, पर हमने उसी टाइम पे इसके अगेंस्ट क्या बना ली थी, एंटीबॉडी। अब वो भले जिंदा आया है तो काम करते कोई बात नहीं, हम पूरा वो जो ब्लूप्रिंट बना के रखा है ना, जो पूरे मशीन तोप बना के रखी है, जो एंटीबॉडीज है, क्योंकि ये क्या है, एंटीजन है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी बाहर निकालते हैं और उसको मारते हैं। ये सब मैंने कौन सी कहानी बताई, ये मैंने चैप्टर 8 की कहानी बताई, सिर्फ ये एक वर्ड समझाने के लिए जिसका नाम है वैक्सीन, ठीक। वापस एक लाइन में खत्म करती हूं। उन्होंने पूछा है वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन किस टाइप की इम्यूनिटी है, प्लीज समझो, अगर पढ़ोगे चैप्टर 8 में, वैक्सीन है एक्टिव टाइप की इम्यूनाइजेशन। एक्टिव टाइप का इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी खुद कष्ट कर रही है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, एंटीजन के अगेंस्ट। वैक्सीनेशन वाली प्रोसेस में जो एंटीजन कौन होता है, या तो मरा हुआ पैथोजन, या तो बहुत हीट किल या एटेन्यूएटेड, या तो वीकेंड पैथोजन को ऑन पर पर्पसली डाला, इंजेक्ट जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी को वैक्सीन बोलते हैं। हुआ क्लियर। पर हमारी बॉडी क्या करिए, खुद पेन उठा रही है कि उसके अगेंस्ट मारने वाली जो मशीन है उसको बनाना, ठीक। फिर जब अगली बार जब कोई वापस वही पैथोजन आएगा एकदम हट्टा खट्टा मजबूत, हमको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए, हमारे पास पहले से उसके अगेंस्ट क्या बनी रहेंगी, एंटीबॉडी। इतना हुआ क्लियर, ठीक है। वैक्सीन आ गया समझ में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ वैक्सीन एंड कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो फर्स्ट लैक्टेशन जब होता है, जो फर्स्ट येलोइश मिल्क रहता है, थिक येलोइश मिल्क रहता है, उसको हम क्या, मदर्स मिल्क, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि कोलेस्ट्रम में क्या क्या रहता है, एंटीबॉडी। मतलब सोचो वैक्सीन में हम वो प्रोसेस कर रहे हैं कि चलो अब तुम्हारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए, पर कोलेस्ट्रम में रेडीमेड एंटीबॉडी मदर्स मिल्क से किस में जा रही है, बेबी में जा रही है, ठीक। कौन सी एंटीबॉडीज जा रही है, मैंने बताया था, सिंस मदर्स मिल्क, मदर को क्या बोलते हैं हिंदी में, माँ बोलते हैं, MA, तो कौन सी एंटीबॉडी जाएंगी, IgM IgA। तुम्हारी बुक में IgM के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, IgA के बारे में मेंशन है, ठीक है। चलो कंसिडर कर लेते हैं IgA को ही, क्योंकि NCERT फॉलो कर रहे हैं हम। पर बता दूं कि 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है, IgM IgA। हुआ इतना क्लियर। अब वो बोल रहे प्रोड्यूस इम्यूनिटी,
ठीक है। अब वो बोल रहे हैं ये दोनों क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बताया। ये क्या है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि खुद की बॉडी खुद बना रही है। एक्टिव मतलब जिसमें खुद की बॉडी एफर्ट्स ले, नहीं हम खुद बनाएंगे एंटीबॉडी, भले 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, हम खुद ही बनाएंगे अपनी एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। और अगर रेडीमेड किसी और की एंटीबॉडी ले ली तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। अब ये क्वेश्चन भले तुम लोगों ने इम्यूनिटी वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा होगा फिलहाल, बट अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं पढ़ा है तो ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिंस अब सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने अपना लेवल ऊपर कर लिया है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 चैप्टर के कंसेप्ट को मर्ज करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में भी पूछने का हक बनता है उनको, क्योंकि कोलेस्ट्रम है, और उस चैप्टर में तो पूछने का पूरा ही हक बनता है। क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी है। ठीक है, तो वापस बता दूं तो वैक्सीनेशन कैसी प्रोसेस है, जिसमें एक मरा हुआ वीकेंड या एटेन्यूएटेड हीट किल पैथोजन को इंसर्ट किया जाता है। जैसे वो अंदर आ गया उसको हम एंटीजन बोलते हैं। हमारी पूरी WBC उसके अगेंस्ट 1 महीने में, 2 महीने में, अगेन डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन और उस वैक्सीन टू वैक्सीन, उसके अगेंस्ट उस एंटीजन को मारने के लिए क्या बनाएगी, मशीन बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे। इस केस में, वैक्सीनेशन के केस में, वो पर्सन की बॉडी पेन उठा रही है, कष्ट उठा रही है उस एंटीजन को मारने के लिए। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी हुई, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, उसके बाद दूसरी टाइप की इम्यूनिटी, बॉडी के पास टाइम नहीं है भैया खुद की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत कम टाइम बचा या कम टाइम है या बॉडी इतनी है ही नहीं अभी उस लेवल पे कि खुद की इम्यूनिटी बना सके, तो क्या दूसरा ऑप्शन बचता है कि भैया किसी और की ताजी इम्यूनिटी, ऑलरेडी बनी हुई इम्यूनिटी ले लो। तो वो किसके अंडर आता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं क्या, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी का एक तरीका है जो आता है नेचुरल। तो नेचुरल क्योंकि मदर्स मिल्क, जो भी न्यूबॉर्न बेबी रहता है, बट ऑब्वियस उसको फर्स्ट मदर मिल्क जो येलोइश थिक फ्लूइड रहता है वो पिलाया जाता है, और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिशन तो है, पर साथ में और क्या है, पूरी पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड IgM और IgA एंटीबॉडी पास ऑन की जाती है। हुआ इतना क्लियर? अब बोलोगे मैम आपने एक वर्ड यूज कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, तो कुछ आर्टिफिशियल भी होता है? हाँ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का पूरा कंटिन्यूएशन तुम्हें वही चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करो स्नेक बाइट हुआ है ना, सांप ने काटा। अब बोलोगे, पूछो ये सांप ने काटा तो बाइट किया, तो क्या उसने इंजेक्ट किया? बोलोगे मैम जहर इंजेक्ट किया। ठीक है, जहर क्या है? तो बोलोगे मैम जहर है। जहर जो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक, अब प्रोटीन है पर वो अपना तो है नहीं और वो डैमेज कर रहा है दूसरे सेल को, तो जैसे उसने डैमेज करना स्टार्ट किया, बॉडी के WBC ने बोला ये तो अपना नहीं लग रहा है, ये कहीं बाहर का है, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, एंटीजन। हुआ क्लियर? जो भी चीज अपने बॉडी की नहीं है, बाहर से आई है और अपने सेल को या तो डैमेज करे या कुछ भी नहीं करे पर बाहर की है, तो उसको हमारी बॉडी क्या बोलेगी, ये तो भैया बाहर का है। क्या बोलेंगे इसको, फिरंगी। फिरंगी नहीं बोलेंगे, उसको एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, चलो फिरंगी भी बोलना नहीं, उसको आप फॉरेनर बोलेंगे, है ना। तो फॉरेनर ना बोल के हमारे WBC क्या बोलेंगे, एंटीजन, बाहर का है, बाहर का है। ठीक है, चलो एंटीजन हो गया। अब इसको मारना है तो क्या बनाना पड़ेगा, मतलब वो पॉइजन के जो प्रोटीन अंदर हमारे अंदर गया है स्नेक बाइट से, उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि वो डैमेज कर रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अटैक करने के लिए क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। तो एक बात बताओ, जब नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है तो 1 से 2 महीना लग जाता है, मैं तो सबसे मिनिमम टाइम बोल रही हूँ। ठीक है, 1 से 2 महीना लग जाता है एंटीबॉडी बनने में। सांप काटा है, मैक्सिमम टाइम उस इंसान को बचाने का, मैक्सिमम बोल रही हूँ 1 घंटे से लेके 6 घंटे ही है। इतना टाइम है जो 1-2 महीने में काम होता है वह 1-2 घंटे में काम हो जाएगा, नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी क्या करनी पड़ेगी, इस इंसान को इंजेक्ट करनी पड़ेगी। देखो वो सेम केस है जैसे कोलेस्ट्रॉम का है। कोलेस्ट्रॉम में क्या हो रहा है, बनी बनाई एंटीबॉडी, मदर अपनी एंटीबॉडी जो उसने बनाई है वो एज इट इज मिल्क के थ्रू बेबी को पास ऑन कर रही है। और जो स्नेक बाइट है उसी में भी बनी बनाई एंटीबॉडी, अब डॉक्टर पूछता भी है अच्छा बताओ कौन से सांप ने काटा है, तो बोलोगे भैया कोबरा ने काटा है, करैत ने काटा है। उसके अकॉर्डिंग, उसी पॉइजन के अकॉर्डिंग डिजाइन एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी क्या किया जाता है, पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये भी कैसा है, पैसिव इम्यूनिटी। पर कौन सी कैटेगरी में आएगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियली दे रहे ना, ये तो नेचुरल हो रहा है।
हुआ इतना क्लियर? तो अब तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, पर ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दूसरा चैप्टर का भी थोड़ा नॉलेज इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो बोथ वैक्सीन एंड कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस इम्यूनिटी, बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी खुद कष्ट उठा रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रम में बनी बनाई एंटीबॉडी मदर पास ऑन कर रही है अपने बच्चे को थ्रू मदर मिल्क, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। नेम टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय दिस, जो इतना सब बोला वही पूछ रहे हैं। चलो देख लेते हैं आंसर। वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी, हुआ क्लियर? और स्पेसिफिक जाना है तो कोलेस्ट्रम कैसी है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और वैक्सीन हम बोलेंगे तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब बोलोगे मैम आर्टिफिशियल कैसे? हमारी बॉडी ने तो खुद बनाया। जब खुद बॉडी एंटीबॉडी बना रही तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पर ये इम्यूनिटी बनी कब? जब मरा हुआ या हीट किल या वीकेंड एंटीजन को डाला गया या पैथोजन को इंजेक्ट किया गया, तो ये तो आर्टिफिशियली बाहर से किया गया ना, इसलिए ये आई क्या? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन आएगा, फिर क्या नेचुरल भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना। सपोज करो नॉर्मली एक कोरोना का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। हर जन के ऊपर जब कोरोना आया था, हर जन कोरोना से इन्फेक्ट हुआ था, पर हर जन की इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग उसने रिएक्शन किया था, ठीक है। सपोज करो किसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ, उसको सिर्फ सर्दी खांसी हो गई, थोड़ा सा बीमार पड़ा, ठीक हो गया। तो ये देखो नेचुरली ही कोरोना उसके अंदर गया, उसकी बॉडी ने बोला अरे यार इसको मारना पड़ेगा, तो चलो एंटीबॉडी बनाते हैं, तो उसकी बॉडी ने बना, वो बीमार पड़ा, ऐसा नहीं, एक आध हफ्ता 15 दिन वो बीमार था, ठीक है, पर उसकी बॉडी ने खुद फाइट बैक किया। अब क्या हुआ? ये सब कुछ फाइट बैक किया और उसकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बना ली, तो उसको कोई इंजेक्शन तो डाल के कोरोना का वायरस नहीं इंजेक्ट किया गया था, वो तो नेचुरली उसकी बॉडी में एंटर कर गया। तो ऐसे केस में जहां पे हम नेचुरली उस पैथोजन से फेस कर रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी के टाइम पे पहले बीमार पड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे रिकवर करे, तो जो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाने लगी। तो सिंस बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, इसलिए वो एक्टिव इम्यूनिटी है, पर नेचुरली हो रहा है क्योंकि नेचुरली वो पैथोजन आया तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल में क्या होगा? हम ऑन पर्पस इंजेक्शन दे रहे हैं कि चलो अब बॉडी तुम इसके अगेंस्ट क्या बनाओ, एंटीबॉडी बना, तो वो आ जाएगी, वो भी एक्टिव इम्यूनिटी है, पर कैसी है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। हुआ क्लियर? इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज ये पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 8 में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। और अच्छा अब वापस 2 मिनट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली पैसिव इम्यूनिटी मतलब तैयार की हुई, ऑलरेडी किसी और की इम्यूनिटी ले रहे हैं। मदर्स मिल्क से मदर तो खुद अपने बेबी को दे ही रही है तैयार की हुई, तो ये कैसी हुई? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा आर्टिफिशियल कैसे? जैसे स्नेक बाइट है ना, जैसे स्नेक बाइट हो गया, तो उस केस में डॉक्टर ने पूछा कौन सा सांप काटा है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी निकाली और दे दी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बॉडी खुद बनाएगी। अरे 1 या 2 घंटे में अगर इलाज स्टार्ट नहीं होता है जब स्नेक बाइट होती है, तो इंसान बहुत सीरियस और एक्सट्रीम केसेस में मर भी सकता है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड हाउ मेनी एग्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 प्राइमरी oocyte? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन, पेपर को टफ करने वाले कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन का ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एमसीक्यू में आ सकता है, सीबीएसई ही नहीं तुम्हारी सीयूईटी नीट में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि पूछ रहे कि बताओ कितने स्पर्म मिलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको एकदम थॉरो होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और oogenesis क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर याद करो, जो हमारी स्पर्म मदर सेल होती है उसका क्या होता है, वो साइज में इंक्रीज होती है, अभी भी 2n ही है, ठीक है, 2n की 2n ही बनी हुई है, साइज में जैसे इंक्रीज हो गई उसको हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद होता है मियोसिस। हुआ क्लियर? अब हर मियोसिस का एंड रिजल्ट क्या होता है कि कितने हमें अब एक और चीज, स्पर्म के स्पर्मेटोजेनेसिस के कंडीशन में अगर एक मैं स्पर्म मदर सेल ले रही हूं तो उसके कितने फाइनल स्पर्म्स बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे, ठीक है, मदर सेल का।
और वही अगर मैं oogenesis की बात करूं तो वहां पे भी 4 सेल बनते हैं, पर उनमें से क्या होता है, दो या तीन पोलर बॉडी ही होती है और एक ही ओवम बनता है। देखो ये एक मेजर डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का। ठीक, तो चलो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा तुमको, बहुत अच्छे से याद होना पड़ेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इन केस कंफ्यूजन है तो ओपन करो अपनी बुक का पेज और स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर तो मैं हुई सॉल्व कराने के लिए। तो वापस समझो बात को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि बताओ 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लिए हैं, उनसे बताओ कितने स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और 10 प्राइमरी oocyte लिए हैं, बताओ उनसे कितने ओवम का प्रोडक्शन होगा। चलो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, अगर याद होगा तुमको वापस बुक का वही पेज ओपन करो जहां पे क्या दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो तुम देखोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में, एक स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, सबसे पहले जो स्पर्म मदर सेल है जो 2n है, डिप्लॉयड नेचर में, उसका क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ठीक है, माइटोसिस होके सेम सेल बना है, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है, प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद जो कन्वर्ट हुआ सेल उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो खा पी के नहीं, मतलब ग्रोथ होके वो सेल बड़ा हो गया। जैसे ही उस सेल का मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ हमने उसका नाम बदल दिया, अब क्या नाम बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा, मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, 2n का n बनेगा। ठीक, जैसे ही उसका 2n का n बना हमने नाम फिर से चेंज कर दिया, हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो 2-3 स्टेप्स के बाद तुमको जो एंड रिजल्ट है वहां पे कितने स्पर्म्स मिलेंगे या फिर स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे, टोटल 4। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल में कितने स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 4 स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। हुआ इतना क्लियर। पर वहीं पे अगर सेम उसी डायग्राम में तुम पैरेलल में देखो तो oogenesis में सेम वहां भी वैसी ही कहानी चल रही है। जो ओवम मदर सेल है या जो एग मदर सेल है वो भी क्या हुआ, उसका भी माइटोसिस हुआ, मतलब इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ, खा पी के नहीं, मतलब वापस सेल ग्रोथ हुई, उसका साइज बढ़ गया। जैसे ही साइज बढ़ा हमने उसका नाम चेंज कर दिया, बोल दिया क्या, प्राइमरी oocyte। ठीक, अभी भी ये क्या है, डिप्लॉयड नेचर में। फिर इसका क्या होगा, इसका नंबर चेंज होगा, प्लॉइडी नंबर चेंज होगा क्योंकि मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। अब जो सेल बनेगी तो वो क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte। पर देखो उसके पहले एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। ठीक है, ऐसे करके जब एंड में तुम देखोगे तो एक oogenesis में, ये किसमें है, oogenesis में एक स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते और एक oogenesis में कितने ओवम बन रहे हैं, एक कितना एग बन रहा है, एक ही बन रहा है। ठीक, मतलब इतना क्लियर हो गया कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल में 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है और एक oogenesis की साइकिल में एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, वापस देखो। उन्होंने बोला कि 10 स्पर्मेटोसाइट्स ले लिए, बताओ कितने स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अरे अगर एक साइकिल में या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लूं तो 4 स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 ले लिया तो क्या होगा, 10 × 4 यानी कि 40। ठीक, और वही अगर हम, मुझे पता है एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, तो तुम 10 ले लो या 100 ले लो, सबसे के सेम नंबर ही बनेगा यानी कि 10। ठीक, तो देख लेते हैं आंसर, 40 स्पर्म एंड 10 एग। हुआ इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द स्पर्मेटोगोनियल सेल हैज 46 क्रोमोसोम। ठीक है, डिप्लॉइड नंबर है, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, इन ह्यूमन मेल गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन, देखो अभी हमने इस चीज का आंसर बोला और इस चीज का भी आंसर बोला। कैसे, मैंने बोला कि जो स्पर्म मदर सेल होती है वो खुद डिप्लॉयड रहती है। अब उसी को हम बोल दो स्पर्मेटोगोनियल सेल। वो कैसी है, डिप्लॉयड है नंबर में, 4 मतलब 2n है, 46 क्रोमोसोम है। उसका क्या होता है, पहले तो माइटोसिस ही होता है, वो सेल खा पी के, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, खा पी के या फिर उस सेल का ग्रोथ होता है तो साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही स्पर्म मदर सेल का साइज इंक्रीज हो गया, उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, हमने नाम बदल दिया, क्या बोला उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पर अभी भी प्लॉइडी नंबर क्या चल रहा है, उसका 2n ही चल रहा है। यानी कि अगर ये 46 है तो ये भी क्या चल रही है, 46 ही चल रही है। पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद
होता है मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि 46 या 2n का नंबर अब चेंज हो जाएगा। जो चीज डिप्लॉइड थी अब क्या बन जाएगी, हैप्लॉइड बन जाएगी। 46 थी तो अब क्या बन जाएगी, 23 बन जाएगी। उसके बाद अब जितनी भी स्टेजेस है उन सब में सेल की प्लॉइडी क्या रहेगी, n ही रहेगी। हुआ क्लियर? चलो आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो 46 इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 23 इन स्पर्मेटिड। याद रहेगा, इतना इजी है। वापस इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी तुमको उसी एक फ्लो चार्ट में मिल जाएगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन ओवरी विच स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस लूटियम। अरे ये देखो, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओवरी कौन सी लोकेशन है, oogenesis की लोकेशन है। क्या होता है वहां पे, सबसे पहले क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन किसका, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में, टर्शरी जाता है ग्राफिन फॉलिकल में, ग्राफिन फॉलिकल बनता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में। यहां से लेके इस टाइम तक कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा रहता है, पीक पे FSH, क्योंकि ये सारी चीजें किस चीज की है, फॉलिकुलर स्टेज है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सारी चीजें कराता है। जैसे ही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल आया, कौन सा हार्मोन आ गया एक्शन में, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसमें से किसको रिलीज कर दिया, ओवम को। कौन है ओवम, अगर वापस तुम्हारा डाउट है तो देखो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो डायग्राम बेस्ड में पढ़ा था हमने ना, अगर याद होगा तो। जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, एक ऐसा पूरा क्या है ग्राफिन फॉलिकल और सेंटर में क्या है हमारा ओवम। तो बस वो रिलीज हो जाता है। जैसे ही ये रिलीज हुआ इसको हमने क्या बोला, ओव्यूलेशन। वापस ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हुई, LH में। बट एक बात बताओ, जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम निकल गया, अब ये क्या बच गया, खाली डब्बा, खाली। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कॉर्पस लूटियम या फिर येलो बॉडी। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करेगा, अगर याद होगा तो। वापस अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चीज है जो क्वेश्चन के फॉर्म में दी है ये ऑलरेडी तुम प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग में भी देखोगे। उसके बाद पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल डायग्राम के फॉर्म में तुम्हारे CBSE में भी पूछा जाएगा सेक्शन B का, या फिर केस स्टडी बेस में डाल दिया जाएगा। हुआ क्लियर? तो स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉर्पस लूटियम में चेंज हुआ। तो याद रखना है कि जब ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम निकल गया तो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को हमने क्या बोला, कॉर्पस लूटियम, इसी का दूसरा नाम येलो बॉडी। और उसके बाद उसमें से कौन सा हार्मोन निकला, प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक हुआ, इतना क्लियर? चलो देख लेते हैं आंसर। तो आंसर है हमारा फॉलिकुलर स्टेज ऑफ एम्प्टी। एम्प्टी बोलना जरूर है, एम्प्टी नहीं बोला इसका मतलब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के बारे में बात कर रहे हो। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काम क्या है, भले या नहीं पूछा है फिर भी रिवाइज करना की है। तो जिसका काम क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। याद कैसे रखोगे, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, अच्छा जल्दी बताओ, प्रेगनेंसी, एक अलग क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है, मतलब जेस्टेशन पीरियड खत्म होने को आया, पार्चुरेशन आने वाला है, सॉरी पार्चुरेशन होने वाला है, तो कौन से दो हार्मोन काम करते हैं, तो याद रखना है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ईच एंड एवरी कोइटस डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वो बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी, जितने भी कॉपुलेशन हो रहे हैं या कोइटस हो रहे हैं, उससे उसका रिजल्ट कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता या प्रेगनेंसी नहीं होता। क्यों, इसका रिजल्ट बताओ। बट ऑब्वियस उसका रिजल्ट है, सबसे पहली बात हर महीने ऑल्टरनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर प्रेगनेंसी होना है तो उस फीमेल को किस में होना चाहिए, ओव्यूलेशन पीरियड में होना चाहिए, या उसकी फर्टिलिटी विंडो ओपन होनी चाहिए। अगर उसकी फर्टिलिटी विंडो ओपन ही नहीं है
तो कितना भी कॉइटस या कॉपुलेशन कर लो प्रेगनेंसी नहीं होगी, पहला पॉइंट। इन केस सपोज करो वो ओव्यूलेशन पीरियड में है, यानी कि उसका पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर मैं 28 डेज का मानूं तो 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हो रहा है, सपोज करो उसी दिन एक कपल ने कॉइटस किया या कॉपुलेशन किया, ठीक, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि देखो तुम पढ़ चुके हो कि हर अल्टरनेट मंथ क्या होता है, ओवरी में से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होके वेट कहाँ कर रहा है, जल्दी बताओ। फिम्ब्रिये से कैच हुआ, इन्फंडिबुलम में गया, जाते जाते कहाँ वेट कर रहा है, एम्पुलरी रीजन में वेट कर रहा है। अब सपोज करो सारे के सारे स्पर्म, 2 करोड़ स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके दूसरी वाले फेलोपियन ट्यूब में चले गए, मेन वाली जहां पे बेचारा ओवम वेट कर रहा है वहां गए नहीं, तो होगा क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि ये तो बात पूरी की पूरी उसके ऊपर है ना, स्पर्म्स के ऊपर है कि सही समय पे सही जगह पे वो पहुंच गए तो बन जाएगा, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे क्लीवेज करके 2 सेल 4 सेल, उसके बाद 8 सेल 16 सेल 32 सेल्स करके वही लुढ़क लुढ़क के आएगा, इम्प्लांट होगा और फिर 9 मंथ्स का जेस्टेशन होगा, फिर होगी मतलब तब प्रेगनेंसी होगी। हुआ क्लियर? देख लेते हैं आंसर। ओवम एंड स्पर्म शुड रीच साइमल्टेनियसली, मैंने कहा ना कि वो सही समय पे सही जगह पे क्या होना चाहिए, स्पर्म को पहुंचना चाहिए। देखो ओवम तो बेचारा वहीं वेट कर रहा है, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में, पर क्या पूरे टाइम वेट कर रहा है ना, सिर्फ ओव्यूलेशन डे या उससे 1-2 दिन के लिए वो वेट करता है एम्पुलरी रीजन में कि शायद स्पर्म आ जाए, ठीक। मतलब समझो बात को कि अगर 28 डेज की साइकिल है तो पहले 1 से लेके 13th डे कितना भी कॉइटस या कॉपुलेशन कर लो प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, क्योंकि प्रेगनेंसी करवाने के लिए जाइगोट का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जाइगोट का फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। स्पर्म तो है पर ओवम ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक। उसके बाद सपोज करो 14th डे पे कॉइटस हुआ, ठीक है, तो फिर थोड़ा चांसेस बनता है 14th डे और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और वेट करता है ना फीमेल बॉडी में ओवम, तो 15 और 16 अगर मैं एक्सट्रीम केसेस में भी मान लूं तो फिर भैया हो सकता है प्रेगनेंसी, पर अगेन इसके बाद मतलब 17 डेज से लेके फिर से 28 डेज तक नहीं हो सकता, क्योंकि वो ओवम तो डिग्रेड हो गया, चला गया बॉडी से बाहर, फ्लश आउट हो गया। बट अब बोलोगे मैम पर सपोज करो इन 3 दिन में भी कॉपुलेशन हुआ फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्यों? अरे इसलिए क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी है, हर बार ऑल्टरनेट टाइम एक ओवरी से एक एक रिलीज होता है। अब वो इस वाले सपोज करो ये तुम्हारा मतलब तुम देखोगे तो ये लेफ्ट वाली रहेगी, ठीक है, तो लेफ्ट वाली से ओवम रिलीज हुआ और वेट कर रहा है एम्पुलरी रीजन में, सारे के सारे स्पर्म ट्रैवल करके कहां चले गए, राइट वाले के एम्पुलरी रीजन में, तो वो तो बेचारा वेट करता रह गया। इसीलिए स्पर्म को सही समय पे, वो समय क्या है ये वाला, सही लोकेशन पे 2 फेलोपियन ट्यूब्स है उनमें से जिसमें ओवम वेट कर रहा है, तो सही समय पे सही जगह पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वही उन्होंने लिखा है कि ओवम एंड स्पर्म शुड रीच साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थाइमिक जंक्शन, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट व्हाई आर मेल टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में इसी को पूछने से अच्छी, मतलब ये भी 1 मार्कर है, इसी क्वेश्चन को फ्रेम आउट करके उन्होंने सेक्शन सी में पूछ लिया 3 मार्कर में, उसमें 3 फंक्शंस पूछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से, उसमें से एक पूछ लिया कि स्क्रॉटम का फंक्शन बताओ, तो जो स्क्रॉटम का फंक्शन है वही यही है, मतलब मेन रीजन लॉजिक तो सेम है कि बताओ टेस्टिस को बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में क्यों रखा जाता है? देखो कहां रखा जाता है, एक पाउच में, उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम। अच्छा क्यों रखा जाता है, ये वही रहा, क्योंकि स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 1 या 2 डिग्री क्या करता है, कम टेम्परेचर वहां पे मेंटेन होता है, क्योंकि उस जगह पे एक्सचेंज ऑफ हीट होती है। सिंस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, और वो सिर्फ उसी जगह मिलता है, इसलिए बॉडी में नेचर ने क्या किया है, मेल की बॉडी में टेस्टिस को बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में रखा है। हुआ क्लियर? तो ये तुम्हारा इस साल का जो अभी अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है सैंपल पेपर, उसका भी क्वेश्चन है। सोचो मैंने कहा था ये 1 मार्कर क्वेश्चन बिग जरूर रहे, इनको कन्वर्ट करके किसमें पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में। इन्हीं को कन्वर्ट करके 2-3 1-1 मार्कर को कंबाइन किया और कहां उठा के रख दिया, सेक्शन सी में 3 मार्कर वाले में, जिसमें हर एक के फंक्शन बताने।
ठीक, चलो देख लेते हैं इसका आंसर। द मेल टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रॉटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज द स्क्रॉटम प्रोवाइड लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब तुम बोलोगे मैम इसमें कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स ये है कि सबसे पहले कहाँ लोकेटेड है, स्क्रॉटम में। क्यों स्क्रॉटम में लोकेटेड है, क्योंकि वो प्रोवाइड लो टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि इतने ही टेम्परेचर पे क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। हुआ क्लियर? तो ये 4 कीवर्ड्स है इस आंसर के। ऐसे हर टॉपिक के कीवर्ड्स ट्राई करो फाइंड आउट करने का। जरूरी नहीं है 3 मार्कर है तो इतना भर भर के लिखना है, मेन पॉइंट्स आ जाने चाहिए, पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। हो सकता है वो तुम 3 लाइन में सारे 3 पॉइंट्स लिख दो, बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ लीडिक सेल। सबसे पहले बताओ लीडिक सेल का दूसरा नाम क्या है, तो लीडिक सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। वापस क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। तुम देखोगे इसको प्रैक्टिकल में, स्पॉटिंग में, जो टीएस ऑफ टेस्टिस रहेगा उसमें तुमको इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल दिखेंगे, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। सिंस वहां पे है तो वाइवा में भी फुल क्वेश्चंस के चांसेस है कि एक्सटर्नल तुमसे इन सेल्स के बारे में पूछेंगे। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड को तो है ही प्यार लीडिक सेल से, कुछ ना कुछ करके क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन या oogenesis से रिलेटेड क्वेश्चन। ये नहीं मिला तो वो हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यही है फंक्शन क्या, लीडिक सेल का। तो लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन या फिर उसी का दूसरा नाम टेस्टोस्टेरॉन। इन्हीं को दोनों का नाम एक ही है, मतलब नाम अलग अलग है एक ही। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन। तो क्या करते हैं ये, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। द लीडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। अब टेस्टिकुलर हार्मोन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं। अगर याद करो वापस, अब बोलोगे मैम टेस्टिस से, देखो जरा लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल किसके पार्ट है, तो बोलोगे मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके पार्ट है, तो बोलोगे मैम टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल किसके पार्ट है, अगर याद आया, मतलब मैं ऐसे रिवर्स में जा रही हूँ तो जब बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल मिल जाते हैं तो छोटी छोटी पाइपलाइन बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस वापस क्या बनाती है, तो वो बनाती है क्या, वसा इफ्रेंशिया। वसा इफ्रेंशिया वापस क्या बनाएगी, सारा कंबाइन होके एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का वापस क्या बनाएगी, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कन्वर्ट होगी, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन होगा और एक्सटर्नल जेनिटलिया। याद आया? तो इसीलिए सिंस ये सारी चीजें कहां बन रही, टेस्टिस में बन रही, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन। याद रहेगा? तो टेस्टिकुलर हार्मोन क्यों, क्योंकि लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल किसका पार्ट है, वापस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस का ही पार्ट है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एंड्रोजन या मेल हार्मोन बोलो, या फिर कौन सा हार्मोन बोलो, टेस्टोस्टेरॉन। याद रहेगा इतना? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू वी फाइंड फिम्ब्रिए। ये तो अपना फेवरेट क्वेश्चन हो गया। याद करो, मैंने बताया था कि क्या, सपोज करो ये एसी का जो रिमोट है अभी के लिए मान लो ओवरी, तो ओवरी को कौन होल्ड करके रखा है, ये हुई तुम्हारी पूरी फेलोपियन ट्यूब। उसका जो 3 पोर्शन है, इनफंडिबुलम, एम्पुलरी रीजन और स्टाइमस। ठीक, उसका जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है उसका स्टार्टिंग कहाँ है, एक फनल शेप जैसा है, जिसमें क्या है, सीलिया वाला एपिथेलियम है, जो क्या करेगा, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी है, जो क्या करेगा, ओवम को कैच करने में हेल्प करेगा। फिर वो जाएगा इनफंडिबुलम में, फिर एम्पुलरी रीजन में। तो वही पूछ रहे कि बताओ फिम्ब्रिए कहाँ है, तो फिम्ब्रिए फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। मोर स्पेसिफिकली फेलोपियन ट्यूब का जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, उसका जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसका काम ही ओवम को कैच करना, वो है फिम्ब्रिए। ठीक, चलो देख लेते हैं आंसर। फिम्ब्रिए आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन द एज ऑफ इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज सीमेन, तो वो पूछ रहे बताओ सीमेन क्या है। अगर मैं बोलूं सीमेन को इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करो तो क्या बोलोगे, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। हुआ क्लियर? अब एक्सप्लेन कर दो। अरे जिसमें स्पर्म्स है, जिसमें सिक्रीशन है, तीनों ग्लैंड्स का, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, जिसमें है फ्रक्टोस है, फिर ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट है, फिर कुछ एंजाइम्स है, तो इन्हीं को टोटल मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं आंसर। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमेन। तो मैंने तो बोल दिया कि कैसे, अगर याद
रखोगे, सीमेन इज इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डिफाइन पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन बोलो या लेमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? ड्यू डेट कब है? ड्यू डेट मतलब वो बेसिकली पार्चुरेशन वाली डेट पूछ रहे हैं ना। प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी, ज्यादा करेक्ट है बोलना डिलीवरी, वापस जोमेटो फ्लिपकार्ट वाली डिलीवरी नहीं। ये कौन सी डिलीवरी? बेबी की डिलीवरी। जब बर्थ कैनाल से वो बेबी होते हुए बाहर आएगा, है ना, जब पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया। पार्चुरेशन तब होता है जब दो हार्मोन एक्शन में आते हैं, कौन से? ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। तो फुल ग्रोन बेबी अपना पूरा जो पूरा खुद को इन्वर्ट करके, हाँ, और उसके बाद जब बर्थ कैनाल से बाहर आएगा उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं आंसर। द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस क्यों हुआ? अरे वही दो हार्मोन, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा? जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम कर रहा है, और पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करने का काम कौन कर रहा है? रिलैक्सिन। तो जैसे ही हुआ, दैट रिजल्ट इनटू द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मैंने बोल दिया कि जेस्टेशन पीरियड के एंड में जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन बोलो, किसका बोलो? यूट्रस बोलो। अब साथ में यहाँ पे तुम बोल सकते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन, एक्स्ट्रा याद रखना है, बुराई कोई नहीं है, लिखो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, जिसका रिजल्ट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। अब मैंने तो और बता दिया, थ्रू बर्थ कैनाल। ठीक है, और स्पेसिफिक जा रहे हो। फिर अब एंड ऑफ प्रेगनेंसी को बोल सकते हो एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, मतलब 9 मंथ्स के एंड में, उसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Where does fertilization normally takes place in a human female? कितनी बार सॉल्व कर लिया। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? जल्दी बताओ। ये है फेलोपियन ट्यूब, ये आ गई अपनी वापस ओवरी, ठीक है, और यहाँ पे ओवम कैच हुआ, फिम्ब्रिये से इनफंडिबुलम में गया, इनफंडिबुलम में जाते जाते कहाँ वेट कर रहा है? एम्पुलर रीजन में वेट कर रहा है। कौन आ रहा है वहां पे? स्पर्म आ रहे हैं। कितने स्पर्म आ रहे हैं? अब वो मेरे को थोड़ी ना पता, हर स्पर्म का अलग अलग चाल है ना। जिसकी जो ज्यादा फास्ट होगा वो जल्दी आएगा स्विम करके, क्योंकि याद करो 2 करोड़ स्पर्म तो होते हैं, पर उन 2 करोड़ में से जो सबसे आगे रहेगा वो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वही पूछा कि बताओ क्या लोकेशन है। याद करो मैंने बताया था, सही समय पे सही जगह पे। तो जगह क्या है? सही वाली फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की भी जगह एम्पुलरी रीजन। देख लेते हैं आंसर, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्पर्म एक्रोसोम एंड विच हेल्प इन स्पर्म एंट्री इनटू एग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करो, क्योंकि अगर सेक्शन सी में उन्होंने स्पर्म से रिलेटेड तुम्हें डायग्राम पूछ लिया कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पर्म, या डायग्राम का या स्पर्म का डायग्राम दे दिया, तो पक्का ये वाला क्वेश्चन फिक्स है उसके साथ। ठीक, तो स्टार मार्क करो। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया वो भले सेक्शन सी में रखो या बी में रखो, अगर स्पर्म से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन बनना फिक्स है। वो पूछ रहे बताओ कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्पर्म के एक्रोसोम में। तो सबसे पहले बताओ एक्रोसोम होता क्या है। याद करो हमने एनसीईआरटी वाले जो लेक्चर था हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, वहां हमने इसका पूरा टर्म्स के साथ डिस्कस किया था। याद कैसे करोगे? एंटीरियर यानी कि आगे, पोस्टीरियर यानी कि पीछे। तो स्पर्म के जो हेड वाला पोर्शन है उसके एंटीरियर में एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। उसमें क्या रहते हैं? एंजाइम्स रहते हैं। कैसे एंजाइम्स रहते हैं? जो क्या करेंगे? एग की जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसका नाम क्या है? जोना पेल्यूसिडा, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं ताकि स्पर्म की क्या हो सके? एंट्री हो सके। ठीक, तो यही पूछ रहे वो कि बताओ कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है एक्रोसोम में। तो एक्रोसोम कंटेन एंजाइम। एग्जाम्पल अब ये अपन को याद रखना है, हाइरुलोनिडेज दैट हेल्प इन डिसॉल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। अब कौन सी मेम्ब्रेन? अपन ने डिस्कस कर लिया, जोना पेल्यूसिडा। ठीक, चलो ओके मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। नेम द लेयर ऑफ सेल्स दैट आर फॉर्म्स द आउटर वॉल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। वापस अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सब कुछ याद करके जाएंगे इस क्वेश्चन को छोड़ के। ये कौन से टॉपिक में से? तुम्हारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका जो सबसे आखिरी वाला पोर्शन है एम्ब्रियोजेनेसिस, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। आई थिंक सेकेंड लास्ट पेज पे है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। डायग्राम भी ड्रॉन है, वहां पे उन्होंने पूरा लेयर करके बताया कि इस लेयर को ये बोलते हैं, ये लेयर ये है। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है कि बताओ उस लेयर का नाम बताओ जो सब ब्लास्टोसिस्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम बताओ। तो देख लेते हैं क्या है नाम? ट्रोफोब्लास्ट। याद रखो ये वही लेयर है जो क्या करेगी?
अटैच करेगी, ठीक है, किससे अटैच करेगी? एंडोमेट्रियम लेयर से, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज, ट्रोफोब्लास्ट ये वही लेयर है जो क्या करती है, प्लासेंटा के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करती है, ठीक। अब देखो पूछा नहीं गया है, पर वही चीज है, जब अपन रिवाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट स्टेज इज अ मैमिलियन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन यूट्रस? तो कहानी शुरू करते हैं कहाँ से? फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ? क्लीवेज हुआ। 2 सेल का 4 बना, 4 का 8 बना, 8 का 16 बना। पर जैसे ही, अच्छा, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इन सेल्स को हमने क्या बोलने लगे? हम ब्लास्टोमियर बोलने लगे। पर जैसे ही ये सारी सेल की स्टेज 6 सेल से लेके 18 सेल के बीच में आई तो हमने इनको क्या बोल दिया? मोरुला बोल दिया। जैसे ही 16 सेल और डिवाइड करके आगे 32 में पहुंचा, नाम चेंज, क्योंकि काम चेंज होने वाला है तो नाम चेंज क्या हुआ है? अब नाम चेंज हो गया ब्लास्टोसिस्ट। और ये वही स्टेज है जो लुढ़क लुढ़क के कहाँ आने वाली है? यूट्रस के पास आने वाली है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर पे क्या करने वाली है? वापस अटैच होने वाली है, ठीक। अच्छा, उसमें भी ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? जो पहला क्वेश्चन था, ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या करेगी? अटैचमेंट में भी हेल्प करेगी और प्लासेंटा के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करेगी। याद रहेगा? तो देख लेते, वही पूछा उन्होंने कि कौन सी स्टेज है मैमिलियन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की, जो इम्प्लांट होती है यूट्रस में। तो देख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डिस्पाइट the presence of so many sperm in the vicinity of an egg cell, only one sperm enters the ovum. Why? अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। अब बोलोगे मैम इतने सारे 2 करोड़ स्पर्म है, फिर भी एक ही क्यों फर्टिलाइज करता है? तो मैंने बोला कि जो, अच्छा, कौन सा फर्टिलाइज करता है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगी जो सबसे आगे चल रहा है 2 करोड़ में से, है ना, मतलब बाकी उसके पीछे 199999999 स्पर्म्स है, ठीक है। अब बोलोगे मैम सपोज करो वो स्पर्म तो अंदर चला गया ओवम के, पर बाकी भी तो पीछे आ रहे हैं, उनका क्या? उनका कुछ नहीं होगा, वो बाहर ही वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्रोसोम ने, याद करो उसके अंदर हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम्स है, याद करो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, है ना, कि कौन से एंजाइम्स है, ये रहा हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम्स है। तो जैसे उसने काम किया, ओवम की जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, उसको हटाया और खुद एंटर कर गया। जैसे ही पहला स्पर्म जो सबसे आगे है वो एंटर किया, जोना पेल्यूसिडा को हटा के अंदर एंटर कर गया, हुआ क्या? पीछे से, मतलब अब क्या होगा? अब फिजिकल चेंजेस होंगे। फिजिकल चेंज होने की वजह से जो बाहर की लेयर है वो क्या बन जाएगी? हार्ड बन जाएगी। अब पीछे से भले पूरे के सारे 199999999 स्पर्म्स आ भी जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्या हो चुका है? फिजिकल बैरियर क्रिएट हो चुका है। जिस स्पर्म को एंटर करना था ओवम के अंदर वो एंटर कर चुका है। तो यही पूछ रहे कि बताओ कि भले वो स्पर्म सबसे आगे है, वो तो चला गया एक एग के अंदर, पर पीछे से इतने सारे स्पर्म्स भी तो आ रहे, वो क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका रीजन है, जैसे ही पहला स्पर्म अंदर एंटर करता है फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से बाकी के सारे स्पर्म्स बाहर ही रुक जाते हैं। देख लेते हैं आंसर। बिकॉज व्हेन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ओवम, स्पेसिफिकली कौन सी? जोना पेल्यूसिडा, आउटर मोस्ट लेयर, याद रखना है, and induce changes, कैसे चेंज आए? फिजिकल चेंज आए इन मेम्ब्रेन टू ब्लॉक एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। हुआ क्लियर इतना? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर गिवन आउट इन प्रोडक्शन ऑफ वन एग ड्यूरिंग oogenesis? तो याद रखो ये हम पढ़ चुके हैं, ये oogenesis नहीं है, oogenesis है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, पहला ही था, थर्ड क्वेश्चन था, है ना, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था। एक स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं? 4। पर एक oogenesis में कितने एग प्रोड्यूस होते हैं? 1। और कितने पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है? 2। वापस पोलर बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है, याद रखना है अपन को, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। तो 2 पोलर बॉडीज। हुआ क्लियर? इसी के साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का डिस्कशन होता है खत्म। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का 1 मार्क क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। मैंने बताया भी इनमें से कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं सैंपल पेपर में, किस अलग तरीके से इनको पूछा जा सकता है। इन्हीं क्वेश्चन को कंबाइन करके एमसीक्यू के फॉर्म में या सेक्शन सी में भी रखा जा सकता है 3 मार्कर में। ऑलरेडी किया है सैंपल पेपर में, इसलिए बता रही हूँ,
ठीक। अब इस चैप्टर से रिलेटेड इन केस तुम्हारी कुछ थ्योरी बची हुई है तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करना, नहीं है, गूगल पे जाना है और टाइप करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर दबाओगे जो सबसे पहली वाली वेबसाइट देखेगी उस पर क्लिक करोगे तो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल आ जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से तुम मतलब मैग्नेट ब्रेन्स को तुम एक्सेस या तो चैनल से भी कर सकते हो, मतलब वेबसाइट से भी कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे तो चैनल है ही और साथ में ऐप भी है। और मैग्नेट ब्रेन कैसा प्लेटफॉर्म? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उसके बाद यूपी बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो तुम स्कूल में रहते रहते देखते हो, जैसे एनटीएससी ओलंपियाड्स हो गए। उसके बाद वो एग्जाम्स है जो तुम देते हो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जैसे आईआईटी, सीयूईटी और नीट हो गया। उसके बाद कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ कोर्सेज है, जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो गई, और कुछ एग्जाम्स है जो तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हो, जैसे हो गई तुम्हारे बैंकिंग, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी और एक्सेट्रा। और ये सारी चीजें को जानने के लिए हमसे जुड़े रहना है। साथ में अपडेट्स को, जो भी चीज नहीं आ रही है, अपडेट्स देखने के लिए, बने रहने के लिए हमारे साथ तुम ज्वाइन कर सकते हो। हमको मतलब तुमको हम मिल जाएंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे हुआ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा कि हम बोलेंगे हम 2 चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद तुमको पे करना पड़ेगा या कोई कूपन कोड खरीदना पड़ेगा, ऐसी कोई बकवास नहीं है। ठीक है, तो इस मौके का फायदा उठाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बताना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।